ठीक। चैप्टर रहेगा तुम लोग का 12, 13 एंड 14। थर्मो ऑक्सीलेशन ऑस्किलेशन और वेव। ये चैप्टर के नाम रहेंगे तुम्हारे 13, 14, 12, 13 और 14। ठीक। सॉरी, 13 तो हट गया है यार चैप्टर से, ये तो 14, 15 है। 12, 14 और 15। थर्टीन chapter are removed by syllabus। ठीक। 13 नंबर का चैप्टर सिलेबस से हट गया है। हाँ, आज रिकॉर्डिंग चालू कर दिए हैं पहले ही, कल की तरह भूल जाऊं तो दिक्कत हो जाए। बाकी सभी कहाँ गए? अजय और अनुराग बस पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ, कल का नहीं आया था क्या? ठीक, चलिए स्टार्ट करें। ये लो। चलो तो अभी हम लोग चलेंगे कहाँ? चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 में थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना? थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ऊष्मा गतिकी। हालांकि इसका कल कुछ क्वेश्चन में करा दिया था पिछले लेक्चर में, लेकिन आज कुछ बचे हैं वो कराना है। ठीक, तो देखो आज चलना कहाँ से? समतापी प्रक्रम से। दो तीन पॉइंट बचे हैं इसके भी। चलो देखो, टॉपिक क्या है? समतापी प्रक्रम एवं समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। प्रक्रम एवं समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक, ये टॉपिक तुम्हारे पास। तो हालांकि हम अभी पूरा नहीं लेंगे, आधा ही लेंगे, समतापी प्रक्रम बस। देखो कल तुम लोग को समतापी प्रक्रम में बताया था, तो उसमें क्या बताया था कि समतापी प्रक्रम में जो ताप होता है वो नियत होता है। जब ताप नियत होता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? नियत हो जाती है। जब इंटरनल एनर्जी नियत हो जाती है, देखो क्या होता है, इसमें ताप नियत होता है, टी नियत क्या होती है? हाँ, हम बता रहे हैं ना,
ताप नियत होता है, ताप नियत होने से उसकी आंतरिक ऊर्जा भी क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। और जब आंतरिक ऊर्जा नियत हो जाती है, U इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। जब आंतरिक ऊर्जा नियत हो जाती है, डेल यू क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है ना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन भी कल क्या होता है कि वह ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें ताप क्या होता है, नियत होता है तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा भी नियत हो जाती है। ठीक है ना, उसे उस समतापी प्रक्रम कहते हैं। कितने लोग इन्वॉल्व हुए हो? कंचन, अजय और अनुराग। बाकी सब कहाँ गोल हैं? आज ज्योति भी नहीं आई। ठीक, देखो अब हम इसमें क्या पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पूरी तरह से। जब किसी निकाय में ताप कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, तो डेल यू जीरो हो गया। ठीक, देखो जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रम में संपूर्ण प्रक्रम में निकाय का ताप नियत रहता है, नियत रहता है। ठीक है ना, जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रम में निकाय का ताप नियत रहता है, तो इस प्रकार के प्रक्रम को इस प्रकार के प्रक्रम को समतापी टू इनवोल्ड प्रक्रम कहते हैं। वाह, और कहाँ गए यार अजय, अनुराग? बड़ा नाटक है। ठीक, देखो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे चालक की दीवार, ठीक, यानी कि पृष्ठ, चालक की दीवार, ये क्या होता है, पृष्ठ होता है। ठीक, अगर इस पृष्ठ पर जैसे लोहे का आयरन जो होता है इस्त्री करने वाला, उसका जो पीछे का पृष्ठ होता है आयरन का पृष्ठ, ठीक है ना, नीचे का स्टील वाला, तो वो क्या होता है, देखो कि उसको एक निश्चित ताप दे दिया जाए ना, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट ताप पर बना रहता है। उसका ताप उससे अधिक नहीं होगा, अगर अधिक हो गया तो जल जाता है। ठीक, दूसरा, गैस से धीरे धीरे गैस का पिस्टन युक्त सिलेंडर से पिस्टन युक्त सिलेंडर से निकलना, धीरे धीरे निकलना,
ठीक। किसी भी गैस सिलेंडर में देखो, गैस एक नियत वेग से निकलती है। हम क्या करते हैं कि अपने जो चूल्हा होता है उस चूल्हे से स्विच को क्या करते हैं, घुमा फिरा के उसको तेज और धीमा कर देते हैं, ठीक है ना। तीसरा हो गया तुम्हारे पास गलनांक पर बर्फ का पिघलना। गलनांक पर बर्फ का पिघलना, ठीक। फोर्थ हो गया क्वथनांक पर द्रव का वाष्पित होना। ठीक है ना। ये सभी क्या है कि समतापी प्रक्रम के उदाहरण हैं। अब चलो हमको कुछ कहाँ चलना है, समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य पर। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, ठीक। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन इन द isothermal process। सभी प्रक्रम देखो, जितने भी ऊष्मागतिकी के प्रक्रम होंगे ना वो सभी क्या होंगे, आइडल फ्लूइड पर डिपेंड होंगे, यानी कि आदर्श द्रव या आदर्श गैस पर, आदर्श गैस या द्रव पर, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, आदर्श गैस समीकरण। द्रव और गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण लगता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, मान लो कि मेरे पास, देखो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया ग्राफ, हो गया, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास V हो गया, और ये हो गया तुम्हारे पास P हो गया, दाब और आयतन। दाब हो गया, आयतन हो गया, ठीक। अब देखो दाब और आयतन में तुम्हारे पास एक नॉर्मल सिलेंडर है, देखना मेरे यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास नॉर्मल सिलेंडर है या मान लो पात्र है कोई, ठीक। इस पात्र में क्या है, द्रव भरा हुआ है, गैस भरी हुई, कुछ भी ले लो, ले लिए, ठीक है ना। तो प्रारंभिक स्थिति में ये V1 यहाँ पर है, V1 हो गया। जब V1 है ये, और इस पर हम एक पिस्टन लगा देते हैं, ये पिस्टन लगा दिए दबाने के लिए, ठीक है ना। जब पिस्टन लगा दिए दबाने के लिए, तो देखो इस पर अभी कोई दाब नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना। अभी P बराबर क्या है, कांस्टेंट है, पूरा द्रव भरा हुआ है, तो P दाब नहीं लग रहा। जब दाब नहीं लग रहा देखो तो V कम है, यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया पॉइंट, यहाँ पे 2 ले लो, देखो एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, ठीक। जब 2 ले लोगे तो अभी तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, V1 है, और ये क्या है, P कांस्टेंट है, P1 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 और V1, ठीक। फिर जब तुम इसको प्रेस करोगे अंदर की ओर, तो यहाँ पे दाब आ जाएगा, और इतना सारा गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, V2, ठीक। तो यहाँ पे ले लो P2 और V2। कंडीशन 1 पर, स्थिति 1 पर गैस का दाब P1 तथा आयतन V1 है।
स्थिति 2 पर P2 V2 है, ठीक। इनको दोनों क्या करो, मिला दो, ये हो गया ग्राफ, हो गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास V2 P2, ठीक। और ये आ जाएगा P1, ये आ जाएगा V1। तो देखो इसमें क्या होता है, PV बराबर nRT में P बराबर होता है 1/V nRT, ठीक। यानी कि P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। यदि आयतन अधिक है तो दाब कम होगा, दाब अधिक है तो आयतन कम होगा, आयतन अधिक है तो दाब कम होगा, दोनों उल्टा होता है। देखो ये 0 है, अगर हम यहाँ से प्रोसीजर इसको 1 माने, 2 माने, रुको 1 मिनट, इसको 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 हो गया और 5 हो गया। तो जब V2 5 है तो 1, 2 और ये 3, P2 क्या है, 3 है, यानी V2 बड़ा है, P2 क्या है, छोटा है ना। इसी प्रकार जब P1 बड़ा है, P1 बड़ा है तो V1 क्या है, छोटा है ना। तो क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है ये दोनों। देखो अब क्या हो गया, हम इसे मान लेंगे, माना प्रारंभिक समय पर गैस का आयतन V1, प्रारंभिक समय या प्रारंभिक स्थिति में ले लो, प्रारंभिक समय तथा प्रारंभिक समय तथा प्रारंभिक स्थिति 1 में गैस का आयतन V1 तथा दाब P1 है, ठीक है ना। कुछ समय पश्चात, कब, जब हम इसको ताप देंगे, कुछ समय पश्चात गैस का कुछ समय पश्चात स्थिति 2 पर ले लो, कुछ समय पश्चात स्थिति 2 पर गैस का आयतन V2 तथा दाब P2 है, ठीक है ना। देखो कुछ समय पश्चात क्या हो गया, गैस का दाब V2 हो गया और आयतन P2 हो गया, ये हो गया। हम ये रेड कलर मिटा देते हैं, रुक लेना थोड़ा सा, ठीक। अब देखो जब दाब P2 हो गया तो चूंकि संपूर्ण प्रक्रिया में प्रक्रम में निकाय का ताप तो नियत है, निकाय का ताप नियत है, अर्थात T बराबर क्या है, नियतांक। जब T बराबर नियतांक तो डेल T बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब देखो आदर्श गैस समीकरण चलते हैं हम लोग,
यदि किसी क्षण गैस का आयतन, गैस का दाब P तथा आयतन V हो तो आदर्श गैस समीकरण से, ठीक है ना। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, देखो पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है ना। चूंकि गैस का जब एन है, जहां क्या है, जहां पी बराबर गैस द्वारा लगाया गया दाब, किस पर लगाया जाएगा, सिस्टम पर, निकाय पर, ठीक है ना। गैस द्वारा लगाया गया दाब V गैस का आयतन, गैस का आयतन n मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और R सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, और T क्या है, परम ताप। परम ताप हमेशा काय में होता है, केल्विन में, ठीक है ना। परम ताप हो गया, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास समीकरण नंबर 1। अब देखो, चूंकि n बराबर 1 मोल, जो गैस के मोलों की संख्या है वो 1 मोल है, तो समीकरण 1 से ये क्या हो जाए, देखो पीवी बराबर एन आर टी, तो पीवी बराबर ये क्या हो गया, 1 हो गया एन का वैल्यू गुणे आर टी, तो पीवी इक्वल क्या हो जाएगा, आर टी हो गया, हो गया। जब पीवी इक्वल आर टी हो गया, तो देखो यहां पे क्या है, आर भी नियतांक है, आर तो ऑलरेडी नियतांक है, ठीक है ना, गैसी नियतांक, और टी क्या है, टी भी पूरे प्रक्रम में नियत है, दोनों नियत हो गए, तो पीवी और क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। आर भी नियत है, आर तो नियत ऑलरेडी है, और क्या नियत है, तुम्हारे पास ताप नियत है समतापी प्रक्रम में, ठीक है। तो पीवी क्या हो गया, नियतांक हो गया। जब पीवी नियतांक हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3, समीकरण नंबर 2, ठीक ना। सभी प्रोसेस इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिलेंडर था, ये जो हमारे पास सिलेंडर था, देखो ठीक, इसमें यहाँ तक गैस भरा हुआ था, ये पिस्टन लगा था, ना, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, पिस्टन हो गया, ठीक। तुम्हारे पास आयतन क्या था, V, दाब क्या था, P, है ना। जब हम दाब को, पिस्टन को नीचे की ओर दबाएं, तो ये हो गया P2, और आयतन कहाँ तक बचा, यहाँ तक, ये क्या हो गया, V2, V1 और V2। जब आयतन V1 से V2 हो गया, तो आयतन में परिवर्तन हुआ, डेल V बराबर V2 माइनस V1, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है ना। तो देखो चूंकि गैस द्वारा किया गया कार्य, चूंकि गैस द्वारा
किया गया कार्य नॉर्मली क्या होता है देखो, W बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक, कार्य का नॉर्मली फॉर्मूला होता है। तो जब W और बल इंटू विस्थापन हो गया तो W और देखो यहाँ पे बल क्या लगाए, हम दाब लगाए हैं, लगाए ना, तो ये हो गया दाब गुणे यहाँ पर विस्थापन क्या हुआ, V1 और V2 विस्थापित हुआ, यानी आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, यानी W इक्वल क्या हो गया तुम्हारे पास, P डेल V। ठीक, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखो यदि देखो यदि आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन हो, dV हो, यदि आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन dV या डेल V हो, तो dV हो तो गैस द्वारा किया गया अल्पकाल, देखो जब अल्प परिवर्तन, ओए शांत हो तुम लोग, मुश्किल होता है मेरा, तो गैस द्वारा किया गया अल्पकाल, ठीक ना। जब तुमको अल्प परिवर्तन करना होगा तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। भाई कम चाहिए तो कम कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी हो जाएगा। यहाँ पे डी डब्ल्यू अल्प था, सॉरी यहाँ पे तो नॉर्मल निकाल थे, ये डी डब्ल्यू अल्पकाल क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन दाब इंटू आयतन में परिवर्तन, पी डी वी हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखो हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति V1 से V2 तक कर रहे हैं, परिवर्तन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, V1 से V2 तक, ठीक है ना। ये V1 टू V2 कर रहे हैं। तो देखो गैस द्वारा प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति V1 से अंतिम स्थिति V2 तक किया गया संपूर्ण कार्य, जब किया गया संपूर्ण कार्य लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, समाकलित करते हैं, ठीक है ना। संपूर्ण कार्य ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और कहाँ से V1 से V2 तक गए हैं, ये हो गया ठीक, V1 से V2 तक गए। तो अब देखो यहाँ पे dV है ना, तो P क्या है, कांस्टेंट है, P को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर P इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 और dV। ठीक, देखो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट dx का होता है x, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ भी क्या है, dV है, डायरेक्ट dV है, तो इसका क्या हो जाएगा, dV। देखो ये हो गया, dx का होता है x, तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, dw है, dw है, w यहाँ पे dx है तो x है, dw है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, w, फिर p बचा, p इंटू में, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट dV है ना। जब dV है तो इसका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और लिमिट में क्या है, V1 टू V2 है, हो गया। ओ कहाँ गया,
वो सॉरी रुक लेना यार, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। एक मिनट। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, पीडीवी है ना, ये पीडीवी है, ठीक। तो हम यहाँ पे पी का वैल्यू रख देते हैं ना, पीडीवी कहाँ गया, देखो पी का वैल्यू समीकरण, समीकरण तुम्हारे पास ये हो गया दो, दो हो गया, तीन हो गए, चार हो गया, और ये पांच हो गया, ठीक। तो समीकरण दो से पीवी का वैल्यू, पी का वैल्यू निकाल लें, क्या हो जाएगा, देखो पी का वैल्यू, पी बराबर यहां से निकाल लेते हैं, चूंकि देखो चूंकि क्या हो जाएगा, चूंकि पी भी बराबर आर टी, समीकरण दो से, तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर आर टी अपॉन वी, वी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो P बराबर आर टी अपॉन वी। अब निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2, P का वैल्यू आर टी अपॉन वी, और ये हो गया डी वी, ठीक है ना। तो अब देखो आर टी दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल आर टी इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2, ये समाकलन का चिन्ह है इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन वी डी वी, ठीक। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट डीएक्स का होता है x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डीएक्स इसका होता है log x, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा, देखो डी डब्ल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट डी डब्ल्यू, तो इसका हो जाएगा डब्ल्यू बराबर आर टी, और ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन वी डी वी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का लॉग एक्स, तो यहाँ पे वी है तो लॉग वी हो जाएगा, और लॉग वी कहाँ से, V1 टू V2 है, ठीक। अब देखो लॉग V1 टू V2 है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक। उच्च सीमा और निम्न सीमा, मैथ वालों के लिए उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु, आर टी हो गया, ये क्या हो जाए, देखो अपर लिमिट, जब अपर लिमिट रखेंगे जहां भी है वहां पे V2 रख देंगे, लॉग V2, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लॉग V1 हो जाएगा, ठीक। देखो आर टी इंटू लॉग V1 माइनस V2 हो गया। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, देखो चूंकि लॉग m माइनस लॉग n का लॉग m अपॉन n होता है। क्या बात है बच्चे, आ रहे हैं जा रहे हैं, सर्वर प्रॉब्लम हो रही क्या, अजय तुम लोगों को कोई दिक्कत हो रही है क्या, अनुराग निशा अजय, अजय और अनुराग को, तो फिर ये काय बार बार आ जा रहे हैं, इसलिए पीडीएफ शुरू कर दिया। इनको क्या प्रॉब्लम हो गई यार, बार बार कमिंग अप कमिंग आते जाते रहते हैं। चलो हो गया, हटाओ, ठीक। तो देखो क्या हो गया, ये देखो W बराबर आर टी, W बराबर आर टी, ठीक है ना। ये क्या हो गया, लॉग m माइनस लॉग n हो गया, मैं तो रेगुलर, हाँ तुम रेगुलर ही बने रहो, लॉग V2 माइनस लॉग V1 है, तो लॉग m माइनस लॉग n है, ये क्या हो जाएगा, लॉग
m अपॉन n, m का वैल्यू है v2, m का वैल्यू है v1, है ना। तो तुमको मिल गया v2 अपॉन v1। अब देखो ये log e होता है, ठीक। जब log e को हम log 10 में तोड़ते हैं, चूंकि log e को जब log बेस 10 में तोड़ते हैं, a बराबर तो ये हो जाता है 2.303 log, अरे एक मिनट रुक लेना, अच्छे से लेता हूँ। ठीक, देखो क्या होता है, चूंकि log e a इक्वल होता है 2.303 log 10 a होता है, ठीक है ना। e को एक्सपोनेंशियल वैल्यू को हम क्या करेंगे, अचर राशि में चेंज कर देंगे। जब चेंज करेंगे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, w बराबर, ठीक, यहाँ पे RT हो गया, log e v2 अपॉन v1 को चेंज कर रहे हैं, जब log e v2 अपॉन v2 चेंज करेंगे तो 2.303 ये मल्टीप्लाई में है log 10 v2 अपॉन v1 हो गया। तो 2.303 को बाहर कर लो, 2.303 RT log 10 v2 अपॉन v1 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6 हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना। यही क्या है, किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। अब इसको आगे और हम मॉडिफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 3 कहाँ गया, ये समीकरण 3 में तुम्हारे पास क्या, देखो P1 V1 इक्वल P2 V2 है ना, ठीक, P3 V3 है, तो हम यहाँ से ले लेंगे, चूंकि समीकरण 3 से क्या लेंगे, देखो P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक। P1 V1 और P2 V2 जब लिए तो यहाँ पे देखो V2 इधर है, V1 इधर है, V1 को इधर ले जाओ, P2 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1, ठीक। ये V2 अपॉन V1 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखें, V2 अपॉन V1 का, तो समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 6 से W बराबर 2.303 RT log 10 V2 अपॉन V1 है, तो W बराबर 2.303 RT log 10 P1 अपॉन P2 हो गया, ठीक। समीकरण नंबर 7 ये हो गया तुम्हारे पास किए गए कार्य के लिए व्यंजक। लिख दो समीकरण 6 एवं 7 से W बराबर 2.303 RT log 10 V2 अपॉन V1 बराबर 2. थोड़ी सी पीछे का नहीं समझ, तुम तो थी ही नहीं, तुम्हें क्या समझ में आएगा। 303 RT log P1 अपॉन P2। अंजलि तुम थी, दीपांजलि, ठीक। ये क्या हो गया, था सर, ये थी से था कब हो गया, इसीलिए कहते हैं कि अलग अलग मोबाइल में पढ़ा करो। यही तुम्हारा तो इनरोलमेंट बता ही रहा है, समतापी स्पेक्ट्रम में लोगों बताते हैं किए गए
कार्य के लिए व्यंजक है। ठीक, ये समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। कहाँ पे नहीं आया तुमको? यहाँ पे शिव प्रकाश बोलो, कहाँ पे नहीं आया? अनुराग है, अजय है और निशा है। कहाँ है ये शिव प्रकाश? हेलो, बोलो क्या हो गया? हाँ तो हम वो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उठा लो साइकिल को। हाँ, बताओ जी, कहाँ पे समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो फिर आगे बढ़े। यहीं से एक मिनट। हाँ, हम पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं। आगे होगा ना कहीं। अब आ गया तो आगे बढ़े ना। ठीक, चलो। अगला प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबैटिक प्रोसेस। ये कंचन कहाँ छुट्टी मारा करती है इस समय? एडियाबैटिक प्रोसेस। 3 इन्वॉल्व है, बाकी सब गायब हैं। बच्चे इन्वॉल्व कितने हैं टोटल? 15। अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुक लेना। 1 ज्वाइन रिक्वेस्ट किसकी पड़ी हुई है? अमन सतनामी। सर इक्वेशन नंबर 6 के बाद नहीं आया। तुम कौन हो? अजय कुशवाहा डिलीटेड। अमन सिंह सतनामी इन्वॉल्व होकर क्लास में आया। अंजलि गुप्ता, ज्योति चौबे, शिवानी साकेत ये भी नहीं आई। आकाश, अनुराग सिंह सतनामी है। कंचन सिंह भी, कंचन को डिलीट कर देते हैं। निशा माझी भी नहीं आई है ना? हो, देख लेते हैं पहले। है, छोड़ देते हैं इसको। राज सिंह कौन है? शिव प्रकाश गुप्ता। शिव तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? सुप्रिया गुप्ता। भैया के पास, भैया को बोल दिया वो क्लास ले लिया करें। तुम लोग यार गजब के इंसान हो। कुछ नहीं हो सकता देश का, बस हम ही लोग घिस रहे हैं। तुम लोग ऐश कर रहे हो।
चलो देखो, ऊर्ध्वगम प्रक्रम क्या होता है कि अपने पास एक थर्मस का बॉटल होता है, ठीक है ना? या खाना बनाने वाला एक पॉट होता है, खाना रखने वाला एक पॉट होता है, जो क्या करता है खाने को कई घंटों तक गर्म रखता है। ठीक, पॉट होता है जो क्या होता है बाहर से बहुत मोटी दीवार का होता है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट पन। थोड़ी पीछे कीजिए सर, 1 मिनट। कहाँ पे करूँ? बोलो। इक्वेशन नंबर 6 से नहीं आया। इक्वेशन नंबर तुम्हारे पास 6 है, ये है 6 से, ठीक है ना? ये गया W बराबर 2.30 आर टी लॉग V2 अपॉन V1। तुमको ये वैल्यू मालूम है शिव? हाँ, तो जब ये वैल्यू मालूम है तो हमने क्या किया है, log e के स्थान पर log 10 रखा है। जब log 10 रखा है तो log 10 के साथ 2.303 उसको उसको विरासत में मिली थी, ठीक है ना? उसके पापा बोले थे बेटा जब तुम log e को हटाओगे तो तुमको इतना 2.303 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। तो वो साथ में इसको ये मिला है। जब ये मिला है तो पैसा है। पैसा है तो कहाँ से है, बीच से कूद के सीधे आगे आ गया है, और बाकी सभी एक लाइन से गुणा हो गए हैं, ठीक है ना? पैसा हमेशा कूद के आगे आता है। अब बोलो यहाँ पे क्या दिक्कत है? 2.303 आर टी हो गया, log 10 V2 अपॉन V1 हो गया, बाकी कुछ चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ log का बेस चेंज किए हैं। फिर ये समीकरण 3 से ले लो, P1 V2 P1 V1 और P2 V2, इसके इक्वल में होता है P3 V3 इक्वल P3 V3, ठीक है ना? और इक्वल करना तो बढ़ाते जाओ, हालांकि हमको दो ही चीज चाहिए, तो P1 अपॉन P2 इक्वल V2, V1 अपॉन V2। V1 को इधर लाओ, P2 को इधर लाओ, जो गुणा में वो भाग में, जो भाग में वो गुणा में, चेंज हो गए। फिर समीकरण 6 में यही V2 अपॉन V1 का वैल्यू डायरेक्ट रख दो, ठीक? तो P1 अपॉन P2 हो गया, ये देखो P1 अपॉन P2 हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो आगे कहाँ तक पहुंचे हो, आगे चलेंगे ही? चले आगे? नहीं, काहे जी कहाँ है अभी? तुमको कहाँ प्रॉब्लम है बोलो? बोलो प्रॉब्लम कहाँ है, फिर चले आगे, जल्दी लिखो। समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हो? नालायक तुम समझ रहे हो कि दूसरे को समझा रहे हो? हम्म, खुद के समझ में आ गया, लोगों को समझा रहा है, हम यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे हैं। चलो देखो, रुद्धोष प्रक्रम क्या होता है, ये एक तरह का रुद्धोष प्रक्रम में एक तरह का बंद पात्र लिया जाता है, जो कि क्या होता है चारों तरफ से मोटी दीवारों से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना? अब इसके अंदर ना तो मान लो, इसके अंदर ना तो ऊष्मा जाती है और ना ही इसके अंदर से बाहर ऊष्मा आती है। दोनों ही प्रोसीजर यहाँ पे नहीं होते हैं। देखो तुम लोगों ने देखा हुआ है, किसी को गड़ा हुआ धन मिलता है, ठीक? कोई खुदवाई करता है, कोई तो उसके यहाँ गड़ा हुआ सोना चांदी रुपया पैसा सब मिलता है ना? वो एक पॉट में होता है, कहाँ गया, उल्टा बन गया। वो क्या होता है, एक पॉट में होता है, जिसको बोलते हैं अपने यहाँ हाड़ा हो गया, या मान लो कुछ भी और हो गया, तो उस हाड़े की ऑलरेडी दीवार क्या होती है, मोटी होती है। फिर मोटी होने के साथ साथ क्या होता है, उसको जमीन के कई मतलब कई फीटों के अंदर गाड़ा जाता है ना? अब जमीन क्या होती है, देखो तुम्हारे पास जमीन तुम्हारी मुश्किल से 2 या 3 फीट तक ऊष्मा, 3 मान लो 5 फीट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 10 ले लो। हालांकि हावड़ा इतना आसानी से छोटी गहराइयों पर नहीं मिलता है, ठीक है ना?
तो 5 से 10 फीट तक क्या होता है, ऊष्मा की चालक होती है, चालक कुचालक होती है, ठीक है ना। ऊष्मा को अवशोषित करती है, फिर उसके बाद उसको उत्सर्जित करती है, और उसके अंदर जाने पर उसमें ऊष्मा का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे जल में होता है। जल में क्या होता है, 20 मीटर की गहराई तक लाइट अंदर जा सकता है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश 20 मीटर की गहराई तक अंदर जाता है, उसके बाद पूरे समुद्र में अंधेरा छा जाता है, ठीक है ना। जब इसके अंदर देखो, ये जमीन के अंदर गाड़ा हुआ होता है, तो अब इसके अंदर ऊष्मा तो जा ही नहीं रही है, ताप पहुंच नहीं रहा है, ऊष्मा नहीं जा रही, ताप नहीं पहुंच रहा, तो इसके क्या हो जाएगा, इस पर बाहरी चीजों का तो इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, ठीक है ना, नहीं पड़ेगा ना। जब नहीं पड़ेगा तो जो सोना आज से 100 साल पहले उसमें गाड़ा गया था, रखा गया था, वो सोना 100 साल बाद, 200 साल बाद भी उसी तरह सेम मिलेगा, नया नवेला, या मान लो कुछ भी से रखा गया तो उसी तरह तुमको मिलेगा। अब देखो, एक मिनट इसको मिटा दें, लिखने के काम आएगा। कहाँ गया यार, अबे, अब इसका डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगा, कि वह ऊष्मागतिक स्पेक्ट्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया में ना तो निकाय को ऊष्मा दी जाती है और ना ही निकाय से ऊष्मा ली जाती है, ठीक है ना। वह संपूर्ण प्रक्रम जिसमें सॉरी वह ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया में न निकाय को ना तो ऊष्मा दी जाती है और ना ही निकाय से ऊष्मा ली जाती है। इस प्रकार के प्रक्रिया को कहा गया तुम्हारा वह संपूर्ण, वह ऊष्मागतिक प्रक्रम, वह ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय को ना तो ऊष्मा दी जाती है, ना तो ऊष्मा दी जाती है और ना ही ऊष्मा ली जाती है। निकाय को ऊष्मा दी जाती है और ना ही ऊष्मा, निकाय से ऊष्मा ली जाती है, ठीक है ना। अर्थात निकाय से ऊष्मा ना तो बाहर जा सकती है, निकाय से ऊष्मा ना तो बाहर जा सकती है और ना ही बाहर से ऊष्मा निकाय में, बाहर से ऊष्मा निकाय में प्रवेश कर सकती है, ठीक। इस प्रकार के प्रक्रम को, इस प्रकार के प्रक्रम को ऊष्मा सॉरी रुद्धोष्म प्रक्रम, इस प्रकार के प्रक्रम को
रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। देखो, जब रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है तो इस पूरे प्रक्रम में क्या होता है कि क्यू क्या हो गया, नियत हो गया। क्यू क्या हो गया, नियत। जब क्यू नियत हो गया तो डेल क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ये हमने कल तुमको लोग को बताया था अच्छे से। ठीक, अब देखो, जब डेल क्यू जीरो हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, इधर गया। ठीक, इसका ग्राफ देखो, बना लेते हैं पहले। ये हो गया भी, ये हो गया तुम्हारे पास पी। ठीक, भी और पी हो गया तुम्हारे पास। एक कंडीशन हो गई वन, दूसरी कंडीशन हो गई टू। ठीक, इस कंडीशन में देखो P1 V1 T1 ताप हो गया, P2 V2 T2 ताप हो गया। ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक, अब देखो, जब पी भी नहीं था, क्यू जीरो हो गया तो पी भी क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहां से पी भी हम आगे से निकाल लेते हैं आदर्श गैस समीकरण से। ठीक, चलो देखो, चूंकि आदर्श गैस समीकरण से पी भी और क्या हो जाएगा, एनआरटी। ठीक, एन का वैल्यू 1 मोल, तो पी भी इक्वल 1 × RT। ठीक, अब देखो यहाँ पे टी, तुम्हारे पास क्यू कांस्टेंट है। जब क्यू कांस्टेंट है, दिया गया ताप ही नियत है, ताप नियत है तो ये भी टी नियत है, गैस ऑलरेडी नियत है, तो पी भी इक्वल क्या हो जाएगा, नियतांक। और जब नियतांक हो जाएगा तो ये होगा, एक एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, गामा आता है, इसको बोलते हैं CP/CV इक्वल होता है गामा। ठीक ना। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कांस्टेंट प्रेशर पर तथा कांस्टेंट आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है गामा। तो ये होता है CP/CV। तो पीवी का पावर गामा इक्वल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, जब पीवी का पावर गामा इक्वल के हो जाएगा तो देखो, एक कंडीशन ये होगी तुम्हारे पास, समीकरण नंबर 1। दूसरा, P बराबर V का पावर गामा का में गुणा में इधर गया तो V का पावर गामा बटे में हो गया। ठीक है ना। और ऊपर आया तो के V का पावर माइनस गामा हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। P का वैल्यू निकाल लिया, इसलिए कि आगे रखेंगे हम लोग, है ना। अब देखो, किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालना है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। ठीक, तो जब किए गए कार्य के लिए व्यंजक, तो अब देखो फिर से मान लेंगे। क्या मानेंगे हम,
वही सब कुछ की मान लेंगे लोड हो। देखो मान लेंगे कि माना एक मोल गैस में का प्रारंभिक दाब P1 V1, प्रारंभिक दाब आयतन तथा ताप क्रमशः P1 V1 तथा T1 है, तथा स्थिति 2 में यानी अंतिम स्थिति पर उसका दाब आयतन तथा ताप P2 V2 तथा T2 है। ठीक है ना, ये हम मान लेंगे। माना एक मोल गैस का प्रारंभिक एक मोल गैस का प्रारंभिक स्थिति में दाब आयतन तथा ताप क्रमशः P1 V1 तथा T1 है। इसी प्रकार अंतिम स्थिति में गैस का दाब P2 आयतन V2 तथा ताप T2 है। ठीक हो गया। तो अब देखो कहाँ गया हमारा ये हो गया। ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले प्रारंभिक स्थिति से P1 से 1 से 2 तक अल्प कार्य करेंगे। पहले से गैस को हम थोड़ा सा आगे निकालेंगे, फिर गैस को थोड़ा सा कार्य करने के बाद संपूर्ण कार्य करेंगे। ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा। अरे यार ये कहाँ निकल जाता है। देखो रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया अल्प कार्य अल्प कार्य। ठीक, ये क्या हो जाएगा, dW बराबर P डेल V हो जाएगा। ठीक है ना, ये तुम लोग को मैं बताया था। तो अब देखो प्रारंभिक स्थिति T1 V1 T1 से अंतिम स्थिति P2 V2 T2 तक किया गया संपूर्ण कार्य, तो गैस द्वारा प्रारंभिक स्थिति, एक मिनट, हेलो पढ़ा रहे हैं। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक किया गया कार्य। ठीक है ना। देखो जब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक कार्य करते हैं तो क्या होता है, हम लोग समाकलन करते हैं। ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन, बहुत ही बड़ा हो गया, खा पी गया था। देखो समाकलन dw इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ Pdv। ठीक है ना। कहाँ से प्रारंभिक स्थिति यानी V1 से कहाँ तक गए, V2 तक गए ना। अब देखो P का वैल्यू समीकरण 2 में 2 है, एक मिनट लोड हो, समीकरण 2 में P का वैल्यू क्या मिला हमको,
के वी का पावर माइनस गामा मिला है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, चूंकि समीकरण 2 से समीकरण 2 से पी इक्वल के वी का पावर माइनस गामा, इसलिए देखो क्या हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारे पास यहाँ पे p का वैल्यू के वी का पावर माइनस गामा और डी वी, के वी का पावर माइनस गामा और डी वी, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल भी है, के क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल के इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2 और v का पावर माइनस गामा, ये हो जाएगा dv, ठीक। समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू एक्स, काहे के लिए, w के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इक्वल टू एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। ये समाकलन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, ठीक, यहाँ पे x का पावर n dx, तो यहाँ पे क्या है, v का पावर गामा dv, ठीक है। तो x की जगह पे v बस है, बाकी सेम फॉर्मूला सब कुछ। तो हम क्या लगा लेंगे, देखो ये तो तुम्हारे पास w बराबर k, और ये हो जाए तुम्हारे पास v का पावर, देखो v का पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, ठीक। कहाँ से, v1 से v2 तक, लिमिट क्या हो गई, v1 से v2 तक। अब देखो हम इसको क्या लिख लेंगे, w बराबर k अपॉन देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस गामा +1, और ये बचा v का पावर माइनस गामा +1 डिवाइडेड बाय v1, सॉरी लिमिट में v2 से v1। देखो ये माइनस गामा +1 है, हम इसको 1 प्लस माइनस लिख सकते हैं, धनात्मक संख्या पहले और ऋणात्मक संख्या बाद में, ठीक है ना। तो ये हो जाए तुम्हारे पास w बराबर के 1 माइनस गामा, हो गया। ये हो जाए तुम्हारे पास, देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट का यूज करें, अपर लिमिट का जब यूज करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है ना। तो अपर लिमिट में v2 है, माइनस में v1 है, तो v2 का पावर माइनस गामा +1 फिर माइनस v1 का पावर माइनस गामा +1, ठीक। ये पावर नहीं है, पूरा फॉर्मूले के साथ हो गया। अब देखो ये समीकरण नंबर हो गया तुम्हारे पास 3, हो गया। अब देखो यहाँ पे v2 v1 है, हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले हटा दो समीकरण नंबर 3 को। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो k का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो w बराबर क्या हो जाएगा, k v2 का पावर माइनस गामा +1, ठीक, अपॉन 1 माइनस गामा फिर माइनस के v1 का पावर माइनस गामा +1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, w बराबर k इंटू v2, ये क्या है, पावर में देखो यहाँ पे v2 का पावर माइनस गामा +1 है ना। तो ये क्या है, पावर में घातांक आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, v2 का पावर माइनस गामा इंटू v2 का पावर 1, v2 पावर 1। जब आधार समान होते तो घातांकें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं v2 का पावर माइनस गामा
इंटू V2 का पावर 1 माइनस के V1 का पावर माइनस गामा इंटू V1 का पावर 1। 1 सबका अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा। एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत होगी तो बता देना मुझे, मैं बता दूंगा। ठीक, अब देखो हमको क्या मिला, के V2 पावर माइनस गामा, ठीक है ना। हम समीकरण 1 में चलेंगे। समीकरण 1 में क्या देखो, कहा गया ये पीवी के पावर गामा इक्वल के है ना। अभी लोड हो गए। देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से पीवी का पावर गामा इक्वल के है। ठीक, तो अब जब के है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 का पावर गामा इक्वल P2 V2 का पावर गामा। अरे लिख सकते हैं, जैसे पिछली बार किया था, कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P2 V2 का पावर सॉरी प्लस गामा होगा। P2 V2 का पावर गामा हो गया ना। अब देखो P2 V2 का पावर गामा हो गया, तो हम इसको निकाल सक बराबर के हो जाएगा। ठीक, अब हम इससे वैल्यू निकाल लें। देखो जो के का वैल्यू है वो कहाँ रख दे, इन सभी में रख देते के। ठीक, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, देखो 3 से रख दो W बराबर के इंटू V2 का पावर गामा माइनस गामा इंटू V2 का पावर 1 माइनस के V1 का पावर माइनस गामा इंटू V1 का पावर 1 अपॉन में 1 माइनस गामा। देखो यहाँ पर के सेम है लेकिन वैल्यूज अलग अलग है, V2 V2 V1 V1। तो जहाँ V1 V2 है वहां पर हम P1 रखेंगे के लिए, जहां पर V2 है वहां पे P2 रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाए तुम्हारे पास, रुक लो उसको डिलीट कर दें। अरे यार कहाँ गया, डिलीट बच्चों। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, तुम लोग एकदम कमेंट वमेंट नहीं कर रहे हो तो बताते जाना भाई लोगों। देखो ये हो जाएगा W बराबर के का वैल्यू ये V2 है ना, तो V2 के साथ P2 V2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा P2 V2 का पावर गामा। फिर इसके अलावा क्या है, V2 का पावर माइनस गामा इंटू V2 का पावर 1 माइनस, यहाँ पे V1 V1 है ना, तो यहाँ पे रखेंगे P1 V1 का पावर गामा इंटू V1 का पावर माइनस गामा इंटू V1 का पावर 1 है अपॉन में 1 माइनस गामा है। देखो तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो V2 का पावर प्लस गामा V2 का पावर माइनस गामा, खत्म, माइनस प्लस जीरो। तो जिस संख्या के जीरो पावर में जीरो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे V1 का पावर गामा V1 का पावर माइनस गामा दोनों क्या हो गए, खत्म। तो क्या बचा, P2 V2 का पावर 1 माइनस P1 V1 का पावर 1 अपॉन 1 माइनस गामा। किसी भी संख्या के पावर में 1 हो तो 1 लिखी नहीं जाती, तो ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। हो गया समीकरण नंबर 3, और एक ये तुम्हारा क्या हो गया 4, रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक है, ठीक है ना। अब देखो इसको और अगर हम बना सकते हैं, बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, पी भी है हमारे पास, P2 V2 है, पी भी है, तो आदर्श गैस समीकरण के पास भाग जाओ, दौड़े जाओ उसके पास।
कैसे देखो, चूंकि आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से ये क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी, एन का वैल्यू 1, 1 इंटू आर टी, तो पीवी इक्वल क्या हो गया, आर टी हो गया ना। अब देखना टी आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, ये चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा, पी वन वी वन और टी वन, ठीक है ना, पी वी और टी चेंज हो सकता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास पी वन वी वन बराबर आर टी वन। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, पी टू वी टू बराबर आर टी टू हो जाएगा। आर क्या है, गैसीय नियतांक है, सार्वत्रिक गैसीय नियतांक है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, दाब आयतन ताप, दाब आयतन ताप, ठीक है ना। तो अब हम P1 V1 P2 V2 का वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से क्या है, समीकरण 4 में W बराबर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो W बराबर T2 V2 की वैल्यू आर टी टू माइनस आर टी वन अपॉन 1 माइनस गामा, दोनों में क्या कॉमन है, आर। तो W बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आर कॉमन हो गया, टी टू माइनस टी वन अपॉन 1 माइनस गामा। ये हो गया समीकरण नंबर 5 और किए गए कार्य के लिए व्यंजक। ठीक, तो समीकरण 4 एवं 5 से क्या हो जाए, देखो 4 एवं 5 से W बराबर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल आर कॉमन T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक, यही क्या हो गया, किए गए कार्य के लिए, ऊर्ध्वाधर प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। यही ऊर्ध्वाधर प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। ठीक, अब बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो। अंजलि, दीपांजलि, सुप्रिया, जो भी हो, तीन के तीनों सब बता डालो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। 4 इन्वॉल्व हैं, अजय, अनुराग, निशा और शिवानी। अभी आई है शिवानी, वाह, समझा रहे हैं सर, नहीं बहुत देर का है। नेक्स्ट अजय से आगे बोलो। शिव प्रकाश बोलो क्या है, आगे पढ़ाएं, छोड़ दे। आ गया, और कौन है साथ में, चलो छोड़ दो मेरे लिए। अब आ जाओ तुम लोग कहाँ, उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी, देखो थ्योरी है, पढ़ लेना। ऊष्मा इंजन कल बता दिया हूँ, आज ऊष्मा इंजन का उल्टा फॉर्म बताऊंगा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। ताप देने पर कोई वस्तु ठंडी कैसे हो जाती है, पढ़े हो। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी ऐसी मशीन का निर्माण कर पाना संभव है जो ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को दे सके। हालांकि अब तो ऊष्मागतिकी के नियमों को पढ़ा ही नहीं थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो
क्या हो जाएगा? प्रशीतक। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। देखो इसमें जस्ट कार्य उल्टा होता है। इसमें उल्टा क्या होता है कि ये तुम्हारे पास कंप्रेसर होता है। पहले देखो उस प्रशीतक, एक मिनट, क्या गया, ये ले लेते हैं प्रशीतक, या ऐसे ले लो हीट इंजन। अरे ओके हो गए। देखो रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन दोनों एक ही कैटेगरी के प्राणी हैं, एक ही कॉर्डेटा के प्राणी है, ठीक है ना। कॉर्डेटा जानते हो क्या होता है बायोलॉजी वालों? अब देखो एक ही कॉर्डेटा के प्राणी हैं तो इनमें क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? ये भी ऊष्मा लेता है, प्लस क्यू टेक करता है, ये भी प्लस क्यू टेक करता है, दोनों भी ऊष्मा लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऊष्मा लेने के बाद ये क्या करता है, वर्क बाय द इंजन होता है, वर्क बाय द सिस्टम होता है इसमें, अर्थात कि ये अपने सिस्टम से कार्य कर देता है, बाहर को, कार्य को बाहर फेंकता है। और ये क्या करता है, वर्क बाय द सिस्टम और वर्क ऑन द सिस्टम होता है, ठीक। ये क्या करता है, देखो ये कार्य को बाहर फेंकता है, ये कार्य को अंदर लाता है। इसमें कार्य अंदर की ओर होता है, इसमें बाहर की ओर होता है। यानी एक घर में बात ऐसी हो गई कि एक कुटुंब था, किसका, एक कॉर्डेटा था, महर्षि अ, देखो एक कॉर्डेटा किसका था, एक कुटुंब था सूर्यवंशियों का, मिटोरे, ठीक। देखो सूर्यवंशियों का एक जगत था, सूर्यवंशियों को जानते हो ना। वहां पे कई सारे शिष्य थे, लेकिन उनमें दो शिष्य बहुत ही मजबूत थे। एक था कौन, सत्य, और दूसरा था बाहुबली। हालांकि इसका नाम बाहुबली नहीं था, इसका नाम था वो, क्या बोलते हैं, अरे मिटो हो, एक का नाम था सत्य और एक का नाम था, क्या नाम था, एक मिनट बता रहा हूँ यार, कुछ नाम था इसका, ऐसे कुछ नाम था, मान लो कि अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, तो मान लो ए नाम था, ठीक है ना। फिर अब सत्य क्या करता था, दोनों को एक ही शिक्षा दी गई थी, दोनों के गुरु एक ही थे, शिक्षक जो दोनों के थे वो एक ही थे, लेकिन उनमें क्या था, एक अलग से अपना माइंड था। वो माइंड था कि भाई एक में अच्छाई थी, दूसरे में बुराई थी, ठीक। जब देखो दोनों में अच्छाई और बुराई थी तो ये तो सत्य था, और ये जो था ए। तो अब देखो इसने क्या किया, ये अपनी सारी शिक्षाओं का यूज वर्क बाय द सिस्टम किया, वर्क बाय द सिस्टम हुआ, ठीक। और ये क्या करता था, सारी अच्छाइयों को बुराइयों में चेंज करता था, और वर्क ऑन द सिस्टम करता था, वर्क ऑन द सिस्टम। जब वर्क ऑन द सिस्टम करता था तो इनके द्वारा, सत्य के द्वारा किए गए कार्य सब क्या होता था, लोगों की भलाई में जाता था।
और ये लोगों को यूज करके अपना भला करता था, ठीक है ना, उल्टा हो गया। ऐसे रेफ्रिजरेटर और हीट है, तो यही आगे चल के जो तुम्हारे सत्य थे वो सत्य बना क्या, शक्तिमान। और ये जो था ए वो बना तमराज किलमिश, ठीक। तो ये उल्टा काम करता था और ये शक्तिमान अच्छा काम करता था। हीट इंजन दोनों देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही ये है रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन, ये काम करता है तुम्हारे पास पावर देने वालों का, और ये काम करता है पावर लेने वालों का। जो रेफ्रिजरेटर होता है ये सिर्फ ऊर्जा को खाता है, और खाने के बाद हमको क्या देता है, ठंडा पानी देता है। तमराज किलबिश, ठीक। अरे उसका क्या नाम था यार, किलबिश का, सहस्त्र बाहुबली नहीं। चलो देखते हैं फिर क्या कल बताएंगे नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे ये एनर्जी खाता है, ये ऑन द सिस्टम होता है, लेकिन ऑन द सिस्टम हो गया। हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो होता है ये कंप्रेसर हो गया, ठीक। कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर से उसमें देखो पहले हम क्या करते हैं, लाइट से लाइट देते हैं डायरेक्ट प्लग से इसको लाइट दिए, लाइट कहाँ गया, कंप्रेसर में गया, ठीक। कंप्रेसर से ऊर्जा कहाँ गई, ये 4 चरणों में होता है, रुक मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। एक मिनट वेट कर लेना। ठीक है ना, चलो आ गया हूँ, अब बताता हूँ कैसे काम किया। कौन है यार, मत परेशान करो हमको। देखो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। कंप्रेसर हो गया, ठीक। अब कंप्रेसर के बाद क्या हो गया, देखो कि इसमें लगता है कंडक्टर, कंडेंसर, ठीक है ना। कंडेंसर का नाम सुने हो, पंखे में यूज होता है कभी कभी, कभी कभी डायरेक्टली ही यूज होता है। तो कंडेंसर, अब कंडेंसर क्या करता है कि एनर्जी लेता है, जो भी एनर्जी आता है उस एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। बढ़ाने के बाद देता है किसको, एक्सपेंशन बल्ब को, एक्सपेंशन बल्ब को, ठीक। इसी एक्सपेंशन बल्ब को बोलते हैं थ्रोटल बल्ब। इसको एक्चुअली इस प्रकार से भी शो किया था, ये फैलता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसको ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद कुछ ठंडा करता है, पूरा ठंडा नहीं करता है, जो भी ऊष्मा आएगी उस ऊष्मा को ठंडा करेगा एक्सपेंशन बल्ब। फिर उसको क्या करता है, एक्सपेंशन बल्ब ऊष्मा देता है किसको, इवोपरेटर को। इवोपरेटर का मतलब समझते हो, वेपोराइजेशन का मतलब होता है वाष्पीकृत होना।
इवोपरेटर का मतलब होता है संघनन होना। संघनन का मतलब होता है वायुमंडल की जो ऊष्मा होती है, ठंडी या गर्म होती है, वो वस्तु में आके चिपक जाती है। जो ठंडी ऊष्मा होती है इवोपरेटर, वो बस ऊष्मा को और अधिक ठंडा करता है, यानी -Q ताप पर ले जाता है। जब -Q ताप पर ले जाता है तो वस्तु क्या होती है, ठंडी होती जाती है, और वो ठंडी होने के बाद जो ऊष्मा बचता है वो फिर से किसको दे देता है, कंप्रेसर को दे देता है। ये हो गया तुम्हारा फ्रिज। और फ्रिज एक प्रकार का साइकिल होता है। ऊष्मा इंजन भी कार्नो इंजन साइकिल होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर इसको ना आया तो फिर से बता देता हूँ, रुको। फ्रिज वाला सिस्टम तुमको कैसे, रेफ्रिजरेटर फ्रिज तुम्हारा कार्य करता है, मैं तुमको फिर से बता देता हूँ। जी सर, आ गया, ये कब का था। देखो, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर एक मोटर की तरह होता है, ठीक। ये हमने आगे क्या बढ़ाया है, इसको आगे हवा देने के लिए होता है, जिसको बोलते हैं फैन। कंप्रेसर को फैन भी बोलते हैं, कंप्रेस करने वाला, ठीक। कंप्रेसर से ऊर्जा ली गई और कहाँ गई, अरे यहाँ पे कंडेंसर में। कितने टाइम तक पढ़ाएंगे सर, कौन है अंजलि, 8:30 तक, 8:30 तक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर देंगे सबकी। क्यों, कहीं जात नहीं है, तुम तो भाग जाती हो वैसे भी, ठीक। कंडेंसर में गया, जाओ, रोका किसने है, इतने सारे बच्चे इनरोल्ड है फिर भी नहीं आ रहे, तो किसने रोका है, ठीक। कंडेंसर में गया एनर्जी, कंडेंसर के बाद देखो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी को वेस्ट कर देता है, एनर्जी को बाहर कर देता है। उसके बाद अब जो उस वक्त मान लो यहाँ पे तुम एक कंडीशन के लिए +5 जूल दिए, यहाँ पे गया +3 जूल हो गया। फिर इसके बाद ये कहाँ आया, एक्सपेंशन बॉल में या थ्रोटल बॉल में, ठीक है ना। कंडेंसर के बाद थ्रोटल बॉल में ये क्या करता है, एनर्जी को और कम करता है। ये एनर्जी को जब और कम करेगा तो मान लो कि ये 2 जूल और खा गया, 1 जूल बचा, ये बल्ब दे देगा किसको, अब इवोपरेटर को। इवोपरेटर को, ठीक है ना। ये एनर्जी को पूरी तरह से करता है, जो माइनस में चेंज कर देता है। तो ये माइनस मान लो तुम्हारे पास हो गया फिर से कहा 3 जूल, ठीक। अब इवोपरेटर 3 जूल जब कर दिया माइनस में, तो अब देखो क्या हो गया तुम्हारे पास, जो वस्तु तुमने गर्म रखी थी, इस वस्तु का ताप ए का 5 जूल था। तुमने जब ऊष्मा दी इसको तो इसने वर्क ऑन द सिस्टम किया और 5 जूल की वस्तु को सीधे ठंडा कर दिया। देखो, ताप देने पर भी वस्तु ठंडी हो रही है, यहाँ से ठंडा हो गया। अब जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचा, वो एनर्जी फिर से कहाँ गया, कंप्रेसर में चला गया। अब कंप्रेसर फिर से घूम के क्या करेगा, इसी एनर्जी को रिसाइकल करके फिर इसको दे देगा और फिर से आके फिर घूम जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, साइकिल, और वस्तु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। हो गई। तो अब देखो कंडेंसर क्या होता है, ये हमेशा लो टेम्परेचर पर होता है, जिससे जब लो टेम्परेचर पर होता है तो मान लो 5 ये है, -3 ये है, ये कंडेंसर है, ये कंप्रेसर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, बचेगा ना। इसी प्रकार ये क्या किया है, कम कर दिया है। चलिए मिटा दे इसको। कितने पेज खत्म हो गए, 11 पेज खत्म हो गए, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। कहाँ गया,